तो इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस हिंदी दैनिक वेबिनार श्रृंखला में मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ यहाँ पर उपस्थित सभी डॉक्टर्स का स्वागत करती हूँ। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम अपनी रूटीन प्रेयर करेंगे। IFPH का आज का हिंदी दैनिक वेबिनार का 834वां सेशन है और आज के जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं वह है डॉक्टर अमित साहनी। डॉक्टर अमित साहनी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वेलकम सर। जैसा कि हम सब जानते हैं, डॉक्टर अमित साहनी डॉक्टर MK साहनी जी के सुपुत्र हैं और ये अभी फिलहाल जो हैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रिपर्टरी हैं एट RBTS गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर बिहार में। और ऑब्वियसली इनके पास एक लीनियज है, साहनी लीनियज है और उसी के पच्चीनों पे चल रहे हैं। और इसके साथ साथ ये HMAI लीगा होम्योपैथिक साइंस कांग्रेस सोसाइटी के मेंबर भी हैं, एक्टिव मेंबर हैं रोटरी इंटरनेशनल YMCA के रिसर्च एक्टिविटीज में भी काफी इन्वॉल्व है और रिसर्च आर्टिकल्स भी लिखे हैं और कैंसर इंस्टीट्यूट से बेस्ट टीचर अवार्ड इन होम्योपैथी एंड महेंद्र सिंह मेमोरियल ट्रस्ट से भी फैसिलिटेट किया गया। तो डॉक्टर अमित साहनी का जो आज का टॉपिक है वो है ऑटिज्म के ऊपर जो भी केस स्टडी इन्होंने सर्वे किया है उसमें टॉपिक रिसर्च ओरिएंटेड स्टडी की है ऑटिज्म पे, एविडेंस बेस्ड स्टडी, उसके माध्यम से वे हमारा ज्ञानवर्धन करेंगे। तो डॉक्टर अमित साहनी सर, आप स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू नेहा मैम। आज का जो हमारा टॉपिक है ऑटिज्म और उसका जो होम्योपैथी का जो अप्रोच है उस पर मैं डिस्कशन करूंगा। तो शुरुआत करने के पहले मैं एक बार अपना ये पावर पॉइंट शेयर करता हूँ। तो मैम ये स्क्रीन दिख रहा है, शेयर हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। ओके मैम, थैंक यू। तो होम्योपैथिक में ऑटिज्म और उसके जो परिप्रेक्ष्य में जो दवाइयाँ हैं और जो केसेस हैं हमारे माध्यम से आज उस पर चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत थैंक यू IFPH ये मौका हमें देने के लिए। और आज इन बिंदुओं पर आज इस प्रेजेंटेशन को आधारित किया गया है। और इसमें क्या कहते हैं कि ऑटिज्म का जो बैकग्राउंड है और जो केसेस हैं ना, केसेस हमने कुछ लिटरेचर से भी लिया है और दूसरा जो केसेस जो हमारे पास है कुछ अपनी OPD से है। RBTS की OPD में हम लोग ऑटिज्म का एक यूनिट भी अभी ये क्या कहते हैं 2 साल पहले वहाँ हमारे जो डॉक्टर RS गुप्ता वहाँ पे हैं, उनके पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में हम लोगों ने एक यूनिट स्टार्ट किया था। और कई बार ऐसा लगता था कि ये ऑटिज्म जो है क्या कहते हैं कि ये अर्बन बेस्ड बीमारी होगी, है ना, यहाँ पे रूरल उतने केसेस नहीं मिलेंगे। बट जो फीडबैक्स और जो जिस तरह के केसेस हम लोगों को मिल रहे हैं, लगता है कि ये क्या कहते हैं कि इसको पहचानने में या इसको कहीं पे हम लोग ये मिस्टेक कर रहे हैं। तो इस बात पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैं शुरुआत करता हूँ। सो ऑटिज्म को जो जो मैंने ये डिफरेंट लिटरेचर्स में पढ़ा था, तो इसको कहा है कि सेल्फ इन्वॉल्वमेंट, है ना, स्वलीनता, खुद में ही लीन ना। तो ऑटिज्म क्या कहते हैं कि ऑटिज्म के जो बच्चे हैं उनमें देखा जाता है या अमूमन देखा जाता है कि एक स्वलीनता के शिकार होते हैं, अपने आप में लीन होते हैं। और एक तरह का एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर भी है ना। और ये जो टर्म आया है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, है ना। ऑटिज्म जो स्टार्टिंग में एक टर्म हुआ करता था ऑटिज्म, और वहां से ये जो जर्नी है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया को लेकर के है। हम आगे इस पे चर्चा करेंगे। DSM जो क्या कहते हैं कि मेंटल डिसऑर्डर्स का जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है उस पर आधारित है ना। जब शुरुआत में हम लोगों ने इस पे काम करना शुरू किया था तो कुल मिलाकर के 25 बिंदु थे जिनमें से कि अगर 12 से ऊपर अगर ये कोई पेशेंट सेटिस्फाई करता है तो उसको ऑटिज्म ये डायग्नोस किया जा सकता था। लेकिन अभी जो इंडियन ये जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है उसको हम लोग हमने एक केस में भी उसको दिखाया है, तो वो ये क्या कहते हैं उससे कहीं ज्यादा हो चुका है।
और बहुत सारे बीमारी को इसके अंदर एक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के रूप में, एक ब्रॉड अम्ब्रेला के रूप में के अंदर में ये बीमारी को लिया जाता है ना। तो एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स है जहाँ पे कि समाज से नजर, ये आंख नहीं मिलाना, कम्युनिकेट नहीं कर पाना या किसी चीजों को बार बार रिपीट करना, है ना, ऐसे ऐसे क्या कहते हैं कि बिहेवियर्स जो है वो क्या कहते हैं कि देखने को मिलता है। अगर ये क्या कहते हैं कि ये कोई चीज पे अगर पुराना जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया का भी हम चर्चा कर रहे थे, है ना, उससे और अभी का जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया उसमें बहुत ही क्या कहते हैं डिफरेंट चेंजेस आ चुका है। जो जो न्यूरो बायोलॉजिकल फ्रेमवर्क है ना, जो रिसर्च इसमें है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। होम्योपैथी की बात करते हैं तो होम्योपैथी एक इंडिविजुअलाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, और इसमें कहीं ना कहीं जो ऑटिज्म का जो हमारा अप्रोच है वहाँ पे उस व्यक्ति विशेष को पहचानना, उस पेशेंट को समझना, और उसके लक्षणों के आधार पर जब हम उसको दवा करते हैं, इसका इलाज करते हैं, तो देखते हैं कि बहुत ही ये क्या कहते हैं कि इम्प्रूव्ड रिजल्ट्स मिलता है ना। रिपोर्टरी में और जो होम्योपैथिक लिटरेचर्स में जो इंफॉर्मेशंस हैं, है ना, अभी कुछ केसेस होम्योपैथिक लिटरेचर्स के माध्यम से भी हम आपको शेयर करेंगे जो कि यहाँ पर है। खास करके जो हमारे स्टॉलवर्ड्स की राइटिंग्स है ना, वहाँ से भी ये क्या कहते हैं कि इसको हम दिखाने का प्रयास करेंगे। तो ऑटिज्म का जो करंट पर्सपेक्टिव है और होम्योपैथिक अप्रोच है ना, होम्योपैथिक अप्रोच में कहता हूँ कि केवल जो स्टॉलवर्ड्स बोले हैं वहां से नहीं मैं बात कर रहा हूँ, है ना, जो अपने केसेस हैं, जो अपने ओपीडी के केसेस हैं, उनके माध्यम से भी हम यहाँ पे आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तो एक एविडेंस बेस्ड अप्रोच ऑटिज्म को लेकर के हम यहाँ पे आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कशंस में हैं। So we say कि the children with autism, they are not disabled, है ना, they are differently abled, है ना, so they are the mirror of to see how good we can be, है ना। तो एक differently abled children है जिनमें कि जिनके माध्यम से बहुत सारी अच्छाइयाँ और चीजें जो है वो झलकती हैं। हम लोग ऑटिज्म के इसके इतिहास की बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि बहुत सारे शुरुआती दौर में खास करके ऑटिज्म को एक ऐसा बीमारी भी माना गया जहाँ पे कि कुछ लोग इसको मानसिक रोग के रूप में समझते थे ना, मेंटल रिटार्डेशन खास करके। और दूसरा बात की पोजेस्ट, है ना, भूत प्रेत का के वश में आ गया है ना, उसके प्रभाव से या फिर इसको मानसिक दुर्बलता का भी को भी समझा जाता था। लेकिन ये जो इवोल्यूशन है ना, खास करके जो अर्ली 20th सेंचुरी का जो ये अंडरस्टैंडिंग था और ये जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, ये इंटायरली डिफरेंट है ना। हम 1943 में लियो क्रेनर की बात करते हैं तो उन्होंने पहली बार क्या कहते हैं कि वर्णित किया है ऑटिस्टिक डिस्टर्बेंसेस ऑफ अफेक्टिव कांटेक्ट, है ना, ये शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया है। और ये क्या कहते हैं कि एक सामाजिक अलगाव, है ना, इसमें सोशल विड्रॉल जो है, सामाजिक अलगाव जो है, एक रूटीन लाइफ के लिए प्रेफरेंस, और ये क्या कहते हैं कम्युनिकेशंस में जो प्रॉब्लम है, इसके लिए उन्होंने ये टर्म यूज किया था इन्फेंटाइल ऑटिज्म, है ना। तो शायद क्या कहते हैं कि मॉडर्न साइंस के इतिहास में पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल, इन्फेंटाइल ऑटिज्म का इस्तेमाल 1943 में लियो क्रेनर द्वारा हुआ है ना। इसके अलावा हैंस एस्पर्गर, है ना, तो इन्होंने भी ऑटिज्म के एक माइल्ड फॉर्म को डिस्क्राइब किया था जिसको कि आगे चल करके एस्पर्गर सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर भी क्या कहते हैं कि बच्चों में भाषा को सीखने को लेकर के प्रॉब्लम जो है ना, पुअर सोशल स्किल है, और रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट है किसी चीज में, है ना, काम करने में ये क्या कहते हैं कि मन नहीं लगता है, तो इसको ये एस्पर्गर सिंड्रोम के अंदर में इसको रखा गया है। तो जो ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये पहले ऑटिज्म अलग था, एस्पर्गर सिंड्रोम अलग था, लेकिन जब ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की बात करते हैं तो ये एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर में एस्पर्गर सिंड्रोम भी आ जाता है, बहुत सारी और बीमारियां भी जो आ जाती हैं जो कि इस स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के अंदर में हम लोग इसको कंसिडर करते हैं। तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर अपने आप में एक बहुत बृहत टर्म है जिसमें कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो कि बच्चों के अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर है ना, ये क्या कहते हैं कि ये कुछ ये अटेंशन डिसऑर्डर्स है, कंसंट्रेशन की डिफिकल्टी है। तो ये जो कुल मिलाकर के ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के अंदर में आता है। तो इट इज नॉट स्ट्रिक्टली ऑटिज्म, इट इज ऑटिज्म, वी आर टॉकिंग ऑफ द ऑटिज्म
स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है ना, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की हम लोग आज बात कर रहे हैं। सॉरी। जो हम लोग डीएसएम क्राइटेरिया की बात कर रहे थे, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल्स जो है ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, इसमें बहुत सारे चेंजेस और रिविजन्स होते गए हैं, है ना। तो जो इन्फेंटाइल ऑटिज्म, जो कि लियो क्रेनर ने जो टर्म इस्तेमाल किया था, और डीएसएम 3 का जो क्राइटेरिया है ना 1980 में, और ये जो अम्ब्रेला टर्म है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का, 2013 में ये टर्म कॉइन हुआ था, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो ये एक इवोल्यूशन दिखाता है, एक इवोल्यूशन दिखाता है कि किस तरह से जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है ऑटिज्म को लेकर के, वो परिवर्तित होती रही है समय के साथ साथ में। और एक मैच्योर अंडरस्टैंडिंग जो है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के रूप में, एक परिपक्व अंडरस्टैंडिंग जो है इस बीमारी के बारे में हम लोग के पास एक बहुत क्या कहते हैं कि रिविजन्स के बाद में हमारे सामने में है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर अगर बात करते हैं तो इसमें इमोशनल रेसिप्रोसिटी की कमी दिखती है ना। इसको अगर परिभाषित करने का प्रयास करते हैं तो इसमें सामाजिक और ये क्या कहते हैं कि भावनात्मक अभाव होता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेटिव बिहेवियर्स जो है वो वहाँ पे दिखते हैं ना। बच्चे जो है वो बोलना, लैंग्वेज का लर्निंग जो है वो डिफिकल्टी होती है, और किसी चीजों को बार बार रिपीट करना, है ना, रिपीट करना, है ना, ये रिपीटेटिव बिहेवियर जिसको कहते हैं, है ना, तो वो इसमें दिखता है। तो ये इसके कोर फीचर हैं ऑटिज्म के। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में इसके अलावा भी बहुत कुछ है, लेकिन ये ऑटिज्म का जो कोर क्राइटेरिया है वो हम आपके सामने अभी रखे हैं। एपिडेमियोलॉजी की बात की जाए तो ग्लोबल प्रेवलेंस जो है ना, जो इंडियन डाटा से आया है, वो लगभग आपको 100 बच्चों में एक बच्चों में लगभग पाया जाता है कि ऑटिस्टिक ऑटिस्टिक निकलते हैं, है ना। और लड़कों में इसकी संख्या जो है वो लड़कियों के बनस्पत 4 गुना अधिक ये पाई जाती है, ऑटिज्म का जो प्रेवलेंस जो है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो है ना, एक भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात किया जाए तो यहाँ पे जो डाटा हमारे सामने है, शायद ये हम कहेंगे कि कंप्लीट डाटा नहीं है, क्योंकि बहुत सारी बातें सामने में आ जाती है। और इसके ये जो आंकड़ा जो हमारे सामने में भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो है, जो अभी हम आपके साथ आगे के स्लाइड्स में शेयर करेंगे, तो इसमें बहुत सारा फैक्टर्स इसमें रूल करता है ना। एक सोशल स्टिग्मा है ना, कि कलंक, हम लोग इस तरह की बीमारी को कलंक के रूप में देखते हैं, है ना। बहुत बहुत के बार ये बीमारी जो है वो लाइट में नहीं आ पाता है, अब, है ना। तो जागरूकता का भी अभाव है लोगों में ना। तो ये बहुत सारे कारण हैं, फैक्टर्स हैं, जिसकी वजह से भारतीय परिप्रेक्ष्य में एक क्लियर पिक्चर जो है वो इस बीमारी को लेकर के सामने में नहीं आ पाता है। जो इंडियन प्रेवलेंस रेट की बात करें तो 0.2 to 1% जो है ये बच्चों का जो ये पॉपुलेशन है ना, उसमें ऑटिज्म देखने को मिलता है। तो 2018 का जो एक स्टडी था, इनक्लेन ट्रस्ट इंटरनेशनल के द्वारा किया गया है, तो उसमें कहते हैं कि 2 से 9 साल के बच्चों में 0.9% है, जो कि लगभग जो ग्लोबल आंकड़ा है एक 100 में एक बच्चों का, वो पाया गया है ना। कुछ अर्बन स्टडीज हैं केरल में और दिल्ली का, वो उसका रिपोर्ट है कि वो प्रेवलेंस जो है वो शायद इससे भी अधिक हो सकता है, अगर डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज अगर अधिक हो, या अवेयरनेस जो है वो लोगों में, जागरूकता जो है लोगों में इसको, इस बीमारी को लेकर के फैलाई जाए, तो शायद ये प्रेवलेंस रेट जो है वो देखने को और ज्यादा भी मिल सकता है ना। तो मैंने कहा ना कि चूंकि लोग इसको, इस बीमारी को एक कलंक समझते हैं, है ना, समझते हैं कि हमारा बच्चा को लोग मंद बुद्धि करार देगा, या फिर अपंग करार देगा, और इस तरह से, इस तरह की बदनामी से बचने के लिए कई बार जो है वो इस तरह की बीमारी को लेकर के सामने में नहीं आते हैं, डॉक्टर ये मेडिकल सलाह नहीं लेते हैं। तो इस वजह से ये जो आंकड़े जो हमारे पास जो है वो ग्लोबल आंकड़ों के लगभग करीब हैं हम लोग, लेकिन फिर भी ये क्या कहते हैं कि कुछ स्टडीज का मानना है कि ये आंकड़ा शायद और अधिक हो सकता है, जो हम लोग देख पा रहे हैं। दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग ना, ये आंकड़ा कहीं इससे कहीं ज्यादा अधिक है। अर्बन एरियाज में केसेस अधिक हैं, तो इसका 2 फैक्टर हो सकता है कि शायद डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया अधिक है और शायद अवेयरनेस अधिक है ना। पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट जो है वो यहाँ पे ज़्यादा है। और रूरल जो गांव का जो एरिया है और सेमी अर्बन एरिया है ना, वहाँ ऑटिज्म जो है वो कभी कभी हम लोग मिस क्लासीफाई कर बैठते हैं, कभी कभी देखने में भूल हो जाती है, कभी कभी अनरिपोर्टेड चला जाता है, और इसको कभी कभी मेंटल रिटार्डेशन मान करके हम लोग छोड़ देते हैं, कभी बिहेवियरल प्रॉब्लम मान करके छोड़ देते हैं।
तो ये कारण है कि शायद अर्बन एरियाज में ज्यादा केसेस रिपोर्टेड हैं और रूरल एरियाज में कम केसेस रिपोर्टेड हैं। जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोगों ने बताया था कि ये लड़कों में लड़कियों के बनस्पत 4 से 5 गुना अधिक पाया जाता है ना। और क्या कहते हैं कि शायद इसमें भी कल्चरल फैक्टर्स है कि शायद बहुत सारी लड़कियों को शायद अनडायग्नोज्ड रह जाती हैं या फिर बहुत बाद में इनका आइडेंटिफिकेशन होता है, जिसकी वजह से ये आंकड़ा जो है सामने में हम लोग ये देख पा रहे हैं। अब भारतीय परिप्रेक्ष्य की बात कर रहे हैं इसके एपिडेमियोलॉजी की, तो वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल का ये जो स्टडी है वो बोलता है कि प्रेवलेंस रेट जो है वो 0.23% है ना, ये 1 से 10 साल के बच्चों के बीच में। केरला गवर्नमेंट का एक स्क्रीनिंग 2016 में किया गया था, वहां पे ये फाइंडिंग जो है ऑटिज्म का वो 0.26% है 5 साल के बच्चों के अंदर में। एम्स का ये एम्स ने इस बात पे कई बार जोर दिया है कि स्क्रीनिंग जो है ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है ना। स्क्रीनिंग अगर हम प्रॉपर कर पाएंगे, और स्क्रीनिंग जो है उसका आधार होना चाहिए, हमारे पास एक क्या कहते हैं प्रॉपर क्वेश्चनायर होना चाहिए। तो ये क्वेश्चनायर का भी इवोल्यूशन हुआ है ना। जब हम इनिशियल बात कर रहे हैं 2012 में 25 बिंदु पे इस पे क्या कहते हैं कि डायग्नोस कर पाते थे, और आज ये जो डायग्नोसिस जो है वो क्या कहते हैं रेटिंग स्केल के आधार पर है ना, जो ये लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स और रेटिंग स्केल्स के आधार पर ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जो है चेंज हुआ है। तो जरूरत इस बात का है, जोर इस बात पे देनी चाहिए कि हम लोग स्क्रीनिंग कर पाए ताकि ऑटिज्म जो है वो अर्ली स्टेज में रिकॉग्नाइज हो सके और इसका प्रॉपर जो है क्या कहते हैं कि निदान का रास्ता है ना, ये हम लोग होम्योपैथी के माध्यम से अपनी दवाइयों के माध्यम से हम लोग इसको कर सकते हैं। जो हाई रिस्क फैक्टर्स जो हैं ना इस बीमारी को लेकर के ये क्या कहते हैं ऑटिज्म को लेकर के है ना, प्री टर्म डिलीवरी जो हाई रिस्क बर्थ हैं ना, प्री टर्म डिलीवरी है, लो बर्थ वेट है या पेरिनेटल कॉम्प्लिकेशंस हैं है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। देखा गया कि इस तरह के बच्चों में ज्यादा ऑटिज्म या न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स जो है वो देखने को मिलता है। कॉन्सेजेनियस मैरिजेज है ना, अपने खून में शादी करना है ना, खास करके बहुत सारे समाज में इस तरह का प्रचलन है। ये भी एक क्या कहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का, ऑटिज्म से संबंधित बीमारियों को लेकर के इस तरह के भी बच्चों में देखने को ज्यादा मिलता है कि इस तरह के बच्चों में। और दूसरा है कि मैटरनल हेल्थ है ना, माँ का स्वास्थ्य, एंटीनेटल केयर का अभाव और जो प्री नेटल इन्फेक्शंस होते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स बन जाते हैं है ना। तो ये एक हाई रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि ज्यादातर बच्चों में जो जो ऑटिस्टिक पेशेंट्स जो डायग्नोज्ड ऑटिस्टिक पेशेंट्स में हैं उनमें ये फैक्टर्स देखे गए हैं कि कहीं ना कहीं इन इन सब बिंदुओं में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स रहता है जो कि इस बीमारी को सेप अप करने में और इस बीमारी को क्या कहते हैं प्रोग्रेस कराने में मदद करता है। तो इन चीजों को का भी अर्ली आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, इन चीजों को भी शुरुआती दौर में पहचानना चाहिए ताकि निदान जो है वो समय पर हो सके। डायग्नोसिस में जो बैरियर की बात कर रहे थे हम लोग, साइकोलॉजिकल सोशल स्टिग्मा की बात कर रहे थे ना, एक सामाजिक स्टिग्मा है ना कि लोग जल्दी इस तरह की बीमारी को लेकर के डॉक्टर के पास या प्रोफेशनल्स के पास नहीं जाते हैं। दूसरा ऐसे प्रोफेशनल्स का अभाव भी है ना। बहुत हमारा हमारा हमारे देश में इस तरह का जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कहेंगे तो वो इस तरह का साइकोलॉजी को लेकर के और साइकेट्री को लेकर के इतना ज्यादा डेवलप नहीं, और खास करके चिल्ड्रन साइकेट्री को लेकर के इतना ज्यादा डेवलप नहीं है कि एक हर जगह आपको हर हॉस्पिटल में आपको चाइल्ड साइकेट्रिस्ट मिलेगा। और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हम लोग प्रॉपर स्क्रीनिंग और डायग्नोसिस जो है वो टाइम पे नहीं हो पाता है। सोशल स्टिग्मा की बात कर रहे थे। और दूसरा जो है सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है कि जो एक धारणाएं हैं है ना, कि ये किसी भूत प्रेत की वजह से है, किसी दैविक शक्ति का प्रकोप है, किसी कर्मों का फल है ना। तो ये इस तरह का जो एक धारणा हमारे समाज में लोगों के बीच में है ना कि ऑटिज्म जो है या फिर इस तरह का जो बच्चों में ये जो मानसिक बीमारियां हैं वो कुछ इस वजह से होती है। तो ये धारणाएं भी लोगों को डॉक्टर के पास पहुंचने में रोकती है, और शायद और लोग जो है उसका निदान जो है वो पूजा पाठ वगैरह में खोजने लगते हैं, तो ये भी एक बैरियर आता है डायग्नोसिस में।
अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में ऑटिज्म के रिकॉग्निशन की बात करें और इसके लिए जो सरकार ने हमारे भारत सरकार ने जो प्रयास हैं, तो भारत सरकार ने इसको ऑटिज्म को एक डिसेबिलिटी के अंदर में रखा है। राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में जो ये एक्ट आया था, उसके अंदर में ऑटिज्म भी एक डिसेबिलिटी है, जिसके अंदर जो पीड़ित व्यक्ति है, जो पेशेंट है, उसको खास बेनिफिट और प्रोटेक्शन की कवायद की गई है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है, ये इस तरह के स्क्रीनिंग के लिए खास करके 18 साल के कम बच्चों के लिए जो स्पेक्ट्रम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के स्क्रीनिंग का वहाँ पे बहुत जोड़ है ना। और हमारे अगर होम्योपैथी की बात करें तो सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी और नीमहैंस ना, इसमें भी बहुत सारे ये क्या कहते हैं स्टडीज हुए हैं, जहाँ पे कि एलोपैथी और अल्टरनेटिव मॉडल्स पर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का इस पे चर्चा किया गया है ना। कुछ रिसर्च पेपर्स भी हैं जो कि IGRS में पब्लिश्ड हैं ऑटिज्म को लेकर के, है ना। उसका भी रेफरेंस हम यहाँ पे एक केस वहाँ पे भी हमने अपने प्रेजेंटेशंस में रखा है। तो इंडियन जर्नल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी जो CCRH द्वारा प्रकाशित होता है, तो उसमें भी इस तरह का ये इनिशिएटिव लिया गया है, जहाँ पे होम्योपैथिक अप्रोच के माध्यम से ये केसेस को ठीक करने का प्रयास किया गया ऑटिज्म ऑटिज्म में। सो हमारे देश में जो ऑटिज्म का जो चैलेंजेस है ना, वो बाकी जगह से शायद अलग होगा ना। कारण बहुत सारे हैं, है ना। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उतना स्टैंडर्ड नहीं है जितना होना चाहिए। दूसरा, जो हमारा जो सामाजिक एक ये सोशल और कल्चरल जो गैप है ना, बैरियर है ना। हम लोग इस बीमारी को बीमारी की तरह नहीं देख करके एक अभिशाप की तरह देखते हैं, है ना। एक भूत प्रेत का असर देखते हैं, तो इस वजह से डॉक्टर तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये सब जो है, ये एक बैरियर का तो काम करता है, लेकिन जरूरत जरूरत है कि जागरूकता की जरूरत है, और अर्ली डिटेक्शंस की जरूरत है। इससे हमारे पास एक बेहतर डाटा आ पाएगा, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग और जो उसको उसको जो हमारा जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करने में, क्योंकि कभी कोई भी चीज पे हम लोगों को काम करना है, किसी भी चीज को लेकर के हम लोगों को चलना है, तो उसमें सबसे बड़ी बाधा जो आती है वो है कि हमें जो डाटा जो है वो प्रॉपर नहीं होते। हम लोग भी रिसर्च अपने कॉलेज में जब किसी रिसर्च प्रोजेक्ट को सैंक्शन करते हैं, तो पता चलता है कि उसका पॉपुलेशन और सैंपल साइज ना, पॉपुलेशन जो है किसी भी रिसर्च के लिए जानना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि सैंपल साइज जो है वो एडिक्वेट हो, है ना। एडिक्वेट कहने का मतलब कि एक सैंपल जो है वो ऐसा होना चाहिए जो कि पूरे पॉपुलेशन का एक एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेटिव हो। तो चूंकि यहाँ पे हमारे ऑटिज्म के में जो चैलेंजेस हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे केसेस जो है वो हमारे सामने नहीं आ पाता है ना। बहुत बाद में पता चलता है कि बच्चा जो है वो ऑटिस्टिक था, लेकिन जो अगर पहले आया होता तो शायद हम लोग उसके लिए कुछ कर पाते। तो इस तरह का केसेस बहुत आता है। तो अवेयरनेस जरूरी है, जागरूकता जरूरी है, ताकि लोगों में ये समझ हो कि ये बीमारी है जो कि ठीक हो सकता है ना, इसका निदान है। और लोग जो है इसको लेकर के डॉक्टर्स के पास पहुंचे, और ताकि सही डाटा और सही क्या कहते हैं कि प्लान जो है इसके लिए एक तैयार किया जा सके। अगर कारण की बात करेंगे तो ऑटिज्म जो है वो मल्टी फैक्टोरियल कहते हैं ना, कोई सिंगल नोन कॉज नहीं है। बहुत सारे कॉज हैं। हम लोग जो कॉज जनरली देखते हैं, है ना, कभी बहुत सारे केसेस में देखते हैं कि वो जो ये जो इंट्रा यूटेराइन लाइफ का जो है वो प्रॉब्लम्स हम लोग देखते हैं कि वो कन्वर्ट हो जाता है पेशेंट में ऑटिज्म में। कभी देखते हैं कि वो अटेंशन डेफिसिट होता है ना। खास करके बहुत पेरेंट्स जब वर्किंग होते हैं, दोनों माँ बाप जब काम करने वाले होते हैं, तो वहाँ पे बच्चा को जो अटेंशन की कमी होती है उसके वजह से बच्चे में ऑटिज्म के सिम्टम्स आने लगते हैं, है ना। अभी हम लोग जेनेटिक्स की बात कहे कि आनुवांशिक रूप से भी यहाँ पे क्या कहते हैं कि ये ऑटिज्म जो है वो आता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, है ना। सिंगल फैक्टर्स तो कभी भी आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है ना। तो ऑटिज्म जो है मल्टी फैक्टोरियल है, बहुत सारे कॉजेज हैं जिनको कि हम लोग को आइडेंटिफाई करना है। तो जेनेटिक फैक्टर्स की बात करें तो ट्विन एंड फैमिली स्टडीज सो स्ट्रॉन्ग जेनेटिक कंपोनेंट, है ना। एक अनुवांशिक अंश जो है इसमें एक बहुत स्ट्रांग है। दूसरा है डी नोवो म्यूटेशंस, है ना। कुछ ऐसे म्यूटेशंस जो माँ बाप में नहीं हुए थे, पहली बार बच्चे में देखने को मिलता है ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये
क्या वजह थी, है ना, कि ये जो इस तरह के डी नोवो म्यूटेशंस हुए हैं, है ना, म्यूटेशंस जीन्स में होता रहता है ना, लेकिन उसका एक स्टिमुलेटिंग फैक्टर होना चाहिए। एक ये स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स कहने का मतलब कि कहीं ना कहीं कोई इन्वायरमेंट में चेंजेस होना चाहिए जिसकी वजह से इस तरह का म्यूटेशंस हुआ है। तो उस तरह के इन्वायरमेंटल चेंजेस को, है ना, जो पर्यावरण में जो चेंजेस हैं, है ना, उस पर्यावरण कहने का मतलब उस बच्चे के पर्यावरण में जो चेंजेस आए हैं उसको आइडेंटिफाई करने की आवश्यकता है, ताकि इस डी नोवो म्यूटेशंस को हम लोग आइडेंटिफाई कर पाए और उसके अकॉर्डिंग अगर बदलाव ये किया जाए तो शायद उसमें भी ये क्या कहते हैं कि बेटरमेंट संभव है। इन्वायरमेंटल जो हम लोग अभी बात कर रहे थे, इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स ना, कुछ दवाइयां हैं, है ना, वैल्पोरेट और बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जिसको कि प्रीनिटल एक्सपोजर में, है ना, जब ये क्या कहते हैं कि बर्थ नहीं हुआ उस समय एक्सपोजर होता है उस फीटस का, तो इस तरह की संभावना बनती है। एडवांस पेरेंटल एज, है ना, आगे क्या कहते हैं कि एडवांस उम्र में ये माँ बनना, है ना, तो जो आजकल जो क्या कहते हैं कि बहुत एडवांस एज में ये बच्चा लोग पैदा कर रहे हैं, तो वो भी एक कारण जो है ऑटिज्म का एक फैक्टर बनता है। और प्री मेच्योर बर्थ वेट और लो बर्थ वेट के बारे में हम लोग ने चर्चा किया ही है ना। और वायरल इन्फेक्शंस जो प्रेगनेंसी के समय में होते हैं, ये सब जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कि शायद कहीं ना कहीं ऑटिज्म के साथ एसोसिएटेड हो जाते हैं ना। बच्चों में जो ऑटिस्टिक चाइल्ड जो डायग्नोस्ड होते हैं उनमें कहीं ना कहीं ये फैक्टर्स भी देखने को मिलता है। जो न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स हैं वो उसमें देखा गया है कि ये जो कॉर्टिकल थिकनेस है ना, एमिगडाला है ना, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, उसमें बदलाव आता है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये जो ऑटिज्म जो है वो हम लोग न्यूरोलॉजिकल लेवल पे भी हम लोग इसको कह सकते हैं। और न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे कि सेरोटोनिन और डोपामिन का जो डिसरेगुलेशन है ना, इसके अनुपात में जो इम्बैलेंस है, ये भी एक कारण होता है ना, ऑटिज्म के डेवलपमेंट के लिए, ऑटिज्म के प्रोग्नोसिस के लिए। ऑटिज्म डायग्नोस्टिक ऑब्जर्वेशन शेड्यूल ना, इसका जो डायग्नोसिस है, और अभी हम लोग बात कर रहे थे ये क्या कहते हैं, हमने चर्चा किया था 25 पॉइंट्स ये डायग्नोस्टिक टूल्स का, और फिर बाद में जो ऑटिज्म डायग्नोस्टिक इंटरव्यू रिवाइज्ड जो है ना, तो ये दोनों टूल्स जो हैं ये ऑटिज्म के डायग्नोसिस के लिए, मतलब क्लिनिकल डायग्नोसिस हम लोग कर सकते हैं ऑटिज्म का। अभी तक कुछ इस तरह का डायग्नोस्टिक टूल्स और आया नहीं है, हम लोग क्लिनिकली डायग्नोस करने की बात कही गई है, तो टूल्स का जो है वो डिस्प्ले हम आपको यहाँ पे भी करेंगे। मैनेजमेंट की जो बात आती है तो बहुत सारे मैनेजमेंट्स ये क्या कहते हैं कि तरीके बताए गए हैं, जहाँ पे कि ये बिहेवियरल थेरेपी है, बिहेवियरल थेरेपी है, और स्पीच थेरेपी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है ना। कभी कभी कुछ दवा भी मदद करता है, एलोपैथी का जो दवा है वो भी मदद करता है, हमारी होम्योपैथी की दवा भी मदद करती है। तो इस तरह का जो स्पेशल एजुकेशन और थेरापीज जो है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी ना, ये सब थेरापीज जो है ये कहीं ना कहीं बच्चों को थोड़ा सा ट्रेन करने में मदद करती है। तो एलोपैथिक जो मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स है उसमें तो यही सब है। अब हम लोग होम्योपैथी की बात करते हैं ना। होम्योपैथी का जो इंटरवेंशन है ऑटिज्म के केस में वो कैसा होना चाहिए। तो ये तो चूंकि इस फोरम में अभी सभी जो जुड़े हुए लोग हैं, मैं देख रहा हूँ कि होम्योपैथ्स हैं, तो होम्योपैथी बताने की जरूरत नहीं है ना। तो ऑटिज्म में भी कुछ अलग अप्रोच नहीं है। ऑटिज्म में भी जो होम्योपैथी का अप्रोच है वो यही है कि हम उस व्यक्ति विशेष को पहचानने का प्रयास करें, और उसके उसके क्या कहते हैं कि जो इम्बैलेंस है लाइफ में, है ना, उस बच्चे के लाइफ में जो इम्बैलेंस है उस इम्बैलेंस को रिस्टोर करने का प्रयास करें, ताकि बच्चा जो है वो खुद ब खुद स्टिमुलेट होकर के भी अपने आप को हील कर सके। इंडिविजुअलाइजेशन, उस व्यक्ति विशेष को पहचानना, उस व्यक्ति विशेष की खासियत जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। और उस बच्चे को पहचानना, उसके टेम्परामेंट को पहचानना, उसके बिहेवियर के माध्यम से, उसके रिस्पॉन्सेज के माध्यम से उसको आइडेंटिफाई करना, इंडिविजुअलाइज करना, है ना। जो हम लोग का कंप्लीट केस टेकिंग हिस्ट्री में होता है, वो उसके माध्यम से हम लोग ये क्या कहते हैं इंडिविजुअलाइजेशन करते हैं। और होम्योपैथी का जहाँ तक सवाल है, बिना इंडिविजुअलाइजेशन के साथ हम लोग उस बच्चे की कोई मदद भी नहीं कर सकते हैं।
होम्योपैथिक थेरापेटिक्स जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स के लिए क्या कहते हैं कॉमनली मेंशन्ड है ना, खास करके जो रूब्रिक्स है ऑटिज्म, आपको क्या कहते हैं इसमें मेंशन्ड है आपकी रिपर्टरी में, सिंथेसिस रिपर्टरी में ऑटिज्म रूब्रिक्स मेंशन्ड है। तो जो मेन दवाई है ना, आपको कार्सिनोसिन वहाँ पे सबसे ज्यादा ये हाई स्टैंडर्ड्स में है ना। हम हाई स्टैंडर्ड्स में इसलिए कहेंगे क्योंकि मैक्सिमम मैक्सिमम केसेस में कार्सिनोसिन और ट्यूबरकुलिनम जैसी दवाइयों को हमने काम करते हुए देखा है। शायद कार्सिनोसिन इसलिए क्योंकि बच्चा अपने आप को डिप्राइव्ड महसूस करता है, और मैक्सिमम जो केसेस हम लोग देखते हैं वो, या हम लोग के पास आया है अर्बन सेटअप में या फिर सेमी अर्बन सेटअप में, वो वैसे ही है कि पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स वर्किंग रहते हैं, तो बच्चा अपने आप को डिप्राइव्ड सप्रेस्ड फील करता है। और पेरेंट्स का बच्चों से की अपेक्षाएं भी बहुत सारी होती है कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये करना चाहिए। तो इस अपेक्षाओं के बोझ के तले बच्चा जो है काफी सप्रेस्ड हो जाता है। तो कार्सिनोसिन जो है क्या कहते हैं कि ये मेट्रिया मेडिका में इस तरह के कंडीशंस के लिए बहुत ही हाईली मेंशन्ड है ना। खास करके जो हमारा जो रूब्रिक्स है, 4 सेकेंड फीलिंग और डोमिनेशन और एब्सेंट फादर सिंड्रोम, एब्सेंट मदर सिंड्रोम है ना, इस तरह की, तो पहला चॉइस जो है वहाँ पे उस रूब्रिक्स में आप देखिएगा तो सबसे स्ट्रॉन्ग मेडिसिन जो है वो कार्सिनोसिन का जिक्र है। बराइटा कार्ब जो है ये डेवलपमेंट डिले का दवा है, मेट्रामेडिका तो हमें यही सिखाता है कि ये डिलेड डेवलपमेंट की दवा है, जहाँ पे कि सब कुछ बहुत स्लो होता है ना, डिपेंडेंसी होती है लाइफ को लेकर के। और ये क्या कहते हैं साइनस जो है वो बहुत स्ट्रांग कैरेक्टर है बेराइटा कार्ब का। तीसरी दवा जो है वो स्ट्रैमोनियम का भी जिक्र है वहाँ पे ना। तो स्ट्रैमोनियम का जो क्या कहते हैं कि ऑटिस्टिक पेशेंट्स होता है वहाँ पे फियर्स जो है वो बहुत डोमिनेट करता है, खास करके कन्वल्सिव अटैक्स भी कभी कभी मिलते हैं, और नाइट टेरर होता है, रात में जो डरने का ये क्या कहते हैं क्रम है वो रहता है। और स्ट्रैमोनियम में एक चीज और है कि वो पोस्ट वैक्सीनेशन जो है वो ऑनसेट देखने को मिलता है, मतलब जो भी कंप्लेंट्स है वो वैक्सीनेशन के बाद में इस तरह का हुआ है, इस तरह के कंप्लेंट्स आए हैं। मेडोरिनम की बात करते हैं तो एक्सट्रीमली हाइपर एक्टिव ना, बहुत ज्यादा चंचल होता है, बहुत ज्यादा रेस्टलेस होता है बच्चा है ना। अफेक्शनेट तो होता है लेकिन साथ साथ इरेटिक भी होता है, तुरंत ही एब्रप्ट बिहेवियर दिखाता है। और पेरेंट्स में एसटीडीज का हिस्ट्री भी देखने को मिल सकता है ना, माता या पिता में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का हिस्ट्री भी देखने को मिल सकता है। तो ये मेडोरिनम के ऑटिस्टिक चाइल्ड के का अंडरस्टैंडिंग है। ट्यूबरकुलिनम हम दूसरा दवा कह रहे थे कि बहुत ही कॉमन प्रिस्क्राइब होता है। तो ट्यूबरकुलिनम का जो ऑटिस्टिक चाइल्ड है वहाँ पे रेस्टलेसनेस और क्या कहते हैं कि एक जगह रह नहीं सकता है ना, उसको आप एक जगह रोक के नहीं रख सकते हैं। और काफी डिस्ट्रक्टिव होता है किसी चीज को लेकर के, है ना, सामान को तोड़ना फोड़ना, है ना, ये डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर जो है बच्चे में ना, कोई भी चीज दीजिए तो तुरंत फेंक देगा ना, कैप्रिसियस बिहेवियर है ना, ये ट्यूबरकुलिनम में ये देखने को मिलता है। वेरेट्रम एल्बम भी इस रूब्रिक्स के अंदर में मेंशन्ड है। वहाँ पे हिस्टीरिया जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। वेरेट्रम जो है हम लोग का जो अंडरस्टैंडिंग है वेरेट्रम का, वो एक डिफ्यूजिव मेडिसिन के रूप में हम लोग इसको समझते हैं, बहुत ही वोलाटाइल मेडिसिन के रूप में हम लोग इसको देखते हैं। तो हिस्टीरिया बहुत प्रोमिनेंट है। और श्रीकिंग, हाइपर एक्टिव है ना, क्या कहते हैं चीजों को अचानक से बदल देना, एब्रप्ट बिहेवियर। और अंतिम दवा जो है वो नेट्राम्यूर यहाँ पे है ना। नेट्राम्यूर जो है वो हम लोग एक ग्रीफ की दवा तो जानते ही है ना, ग्रीफ की दवा तो जानते ही है, साथ साथ वहाँ पे एक रिजर्व टेंडेंसी भी है ना, एक समाज से अपने आप को विड्रॉ भी कर लेता है, कट जाता है। और इस तरह के सिचुएशन में नेट्राम्यूर के बारे में सोचा जा सकता है। सो क्या कहते हैं कि मगर ये सब चीजें जो है, ये सारी दवा का जो थेरापेटिक्स हमने अभी डिस्कस किया, तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि टोटलिटी जो है ना, जो हम लोग को ऑर्गेनल सिखाता है और जो होम्योपैथी का सिद्धांत है ना, उसके साथ कहीं पे भी ये कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए कि हम दवा जो है केवल एक दो लक्षण को देख करके या सिर्फ ऑटिज्म बोल करके हम इस तरह के इनमें से कोई दवा को हम लोग प्रिस्क्राइब कर बैठे ना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे भी प्रिस्क्रिप्शन हैं हम लोग के क्या कहते हैं कि इसमें, यहाँ पे कि जो दवा ऑटिज्म रूब्रिक्स के अंदर में नहीं मेंशन है, वो भी उस बच्चे को प्रिस्क्राइब किया गया और वहां पे भी बच्चा लाभान्वित हुआ है। तो कारण यही है कि बच्चे की टोटलिटी जो है वो उन दवाओं में नहीं थी जो कि ऑटिज्म रूब्रिक्स के अंदर में डिस्क्राइब था, लेकिन कहीं ना कहीं
उस बच्चे की जो टोटालिटी थी उसके आधार पे जो दवा प्रिस्क्राइब की गई, तो उससे उसका ऑटिज्म के सिम्टम्स भी ये क्या कहते हैं कि उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो टोटालिटी को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन में, चाहे वो कोई भी केस हो, चाहे वो ऑटिज्म का केस हो, चाहे वो कोई और भी केस हो। तो ऑटिज्म सॉरी टोटालिटी जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए फैक्टर है। अभी एविडेंस बेस्ड स्टडी जो है, एविडेंस बेस्ड स्टडी में कुछ जर्नल्स और जो केसेस, जो पब्लिश्ड केसेस हैं, है ना, तो उनको मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। एक एक, एक आर्टिकल है होम्योपैथी इन ऑटिज्म, डॉक्टर एन शाह का आर्टिकल है, एविडेंस एंड एक्सपीरियंसेस विद होम्योपैथी इन ऑटिज्म, जो कि IGRH में, इंडियन जर्नल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी में पब्लिश हुआ है ना। वहाँ पे कार्सिनोसिन से एक हाइपर एक्टिव चाइल्ड का रिपीटेड मूवमेंट्स में सुधार की चर्चा की गई है इस आर्टिकल में। तो इस आर्टिकल में एक 4 साल के बच्चे को डिलेड स्पीच रहता है और पुअर आई कांटेक्ट है और हैंड फ्लैपिंग मूवमेंट्स दिखता है और बहुत सेंसिटिव है नॉइस से, है ना, किसी तरह की आवाज से बहुत सेंसिटिव है। और उसकी हिस्ट्री में देखा गया कि लिखा गया है वहाँ पे कि उसके मदर को बहुत सारी एंजाइटीज थी प्रेगनेंसी के समय में, और एक बहुत स्ट्रांग फैमिली हिस्ट्री है कैंसर का। हाँ, तो वहाँ पे कार्सिनोसिन का एक सिंगल डोज कार्सिनोसिन 200 दिया गया और 3 महीने के अंतराल में बच्चे में एक इम्प्रूव्ड आई कांटेक्ट और रिड्यूस्ड रिपीटेटिव बिहेवियर जो है ना, वो देखा गया। और एक दो शब्द भी वो क्या कहते हैं कि बोलने लगा, जो कि पहले बिल्कुल ही नहीं था। हाँ, तो यहाँ पे कार्सिनोसिन का एक अच्छा केस जो है ये IGRH के जर्नल के माध्यम से हम लोग यहाँ पे देखते हैं। दूसरा जो एक ये क्या कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन है डॉक्टर ML सहगल के केस सीरीज में, वहाँ पे उन्होंने पेडियाट्रिक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स को लेकर के एक केस को का जिक्र किया है, जहाँ पे कि बेराइटा कार्प का एक डिलेड डेवलपमेंट का चाइल्ड में इम्प्रूवमेंट होता है। एक 6 साल के बच्चे का केस यहाँ पे जिक्र किया गया है, जो कि एक्सट्रीमली बहुत ही शर्मीले स्वभाव का है ना। दूसरों पे डिपेंड होना उसकी आदत है और क्या कहते हैं लैंग्वेज, जो भाषा का लर्निंग जो है वो बहुत पुअर रहा है और नए सिचुएशंस में घबरा जाता है। तो यहाँ पे बेराइटा कार 1M प्रिस्क्राइब किया गया है डॉक्टर सहगल द्वारा। और वहाँ पे धीरे धीरे बच्चे के कॉन्फिडेंस में और सोशल जो सामाजिक जो इंटरेक्शंस है उसमें इम्प्रूवमेंट बताते हैं। और 6 महीने के अंतराल में इस केस में भी काफी सुधार का जिक्र किया गया है। तो ये बेराइटा कार का एक केस है जहाँ पे कि डिलेड डेवलपमेंट की बात कही गई है। तीसरा केस है स्ट्रेमोनियम का ना, जो पोस्ट वैक्सीनेशन का हमने उदाहरण दिया था। तो ये भी ये क्या कहते हैं डॉक्टर गोल्डन आई गोल्डन का है, वैक्सीनेशन एंड प्रोफाइलैक्सिस रिव्यू ऑफ रिस्क एंड अल्टरनेटिव्स ना। तो इस आर्टिकल में भी एक 3 साल की बच्ची जिसका कि नॉर्मल डेवलपमेंट है 18 महीने तक, और वो MMR वैक्सीन के बाद उसमें बहुत वायलेंट हो जाती है, बात करना छोड़ देती है और उसमें बहुत सारे रिग्रेशंस आने लगते हैं, तो वो देखने को मिलता है। तो वहाँ पे स्ट्रेमोनियम 200 दिया गया, उसके बाद 2 महीने बाद स्ट्रेमोनियम 1M दिया गया। तो वहाँ पे देखा जाता है कि उस बच्ची का एग्रेशन जो है वो कम हो जाता है और वो फिर से वापस धीरे धीरे नॉर्मल की तरफ ये आने लगती है। तो ये स्ट्रेमोनियम का एक केस है ना। तो ये 3 जो है ये केस स्टडीज जो है ये हम आपको लिटरेचर्स, डिफरेंट होम्योपैथिक लिटरेचर्स के माध्यम से आपको दिए हैं, जो रिप्यूटेड होम्योपैथिक लिटरेचर्स हैं। और यहाँ पे ऐसे केसेस के माध्यम से हम लोग को समझ में आता है कि जो इस तरह का जो डिलेड डेवलपमेंट का केस है, खास करके जो ऑटिज्म की आज हम लोग बात करते हैं, तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का जो केस है वहाँ पे हम लोग होम्योपैथिक दवा के माध्यम से हम लोग सुधार देख सकते हैं। एक बायोलॉजिकल जो ठहराव जो आ जाता है ना, बायोलॉजिकल ठहराव का जो केस है बायोलॉजिकल प्लॉजिबिलिटी का न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से, है ना। तो वहाँ पे भी एक केस है सेम जर्नल में, वैक्सीनेशन एंड प्रोफाइलैक्सिस जो केस है ना, जो जर्नल जो केस रिपोर्ट है उसमें न्यूरोप्लास्टिसिटी के केस में और एपिजेनेटिक्स, एंड एपिजेनेटिक्स जो एक राइजिंग एक साइंस है, ब्रांच ऑफ साइंस है, जहाँ पे होम्योपैथी की इंटीग्रेशन की बात की बड़ी चर्चा चल रही है। तो खैर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि अच्छा, यहाँ पे भी सेम केस का ही है। तो ये भी यहाँ इसको एपिजेनेटिक्स से कोरिलेट किया गया कि यहाँ पे एक बायोलॉजिकल प्लॉजिबिलिटी आ गया, ठहराव आ गया, है ना। और वो ठहराव जो है वो क्यों आया, तो वो वैक्सीनेशन के बाद आया। और वो स्ट्रेमोनियम 200 देने के बाद वो ठहराव जो है वो खत्म हो जाता है और बच्ची जो है धीरे धीरे ग्रेजुअली वापस अपने
इसमें ठीक होने लगती है। जो रिसर्च की बात कर रहे हैं, तो डॉक्टर नायक का CCRH मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में ऑटिज्म पे एक रिसर्च वर्क है ना, जहाँ पे कि 60 चिल्ड्रन जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का लिया गया, 2015 में ये स्टडी की गई थी, और वहाँ 70% में इम्प्रूवमेंट दिखा, बिहेवियर में, कम्युनिकेशन स्किल्स में बच्चों में इम्प्रूवमेंट दिखता है। RCT एक पायलट ट्रायल किया गया था 2020 में, जहाँ पे कि बच्चों में क्या कहते हैं, होम्योपैथिक ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप, दो ग्रुप रखे गए थे। एक ग्रुप को होम्योपैथिक दवा दी गई थी और एक ग्रुप को कोई दवा नहीं दिया गया था। तो यहाँ पे ऑटिज्म ट्रीटमेंट इवैल्यूएशन चेकलिस्ट एक तैयार हुआ, और इसमें भी बच्चों में जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था, जो होम्योपैथिक ग्रुप था, वहाँ पे बच्चों में कंट्रोल ग्रुप के बनस्पत बहुत इंप्रूवमेंट जो है वो स्टैटिस्टिकली देखने को मिला है। तो ये ऐसे कुछ क्लिनिकल स्टडीज, रिसर्च स्टडीज होते रहे हैं, और इसके माध्यम से हम लोग समझ पाते हैं कि होम्योपैथी जो है ये क्या कहते हैं, ऑटिज्म और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जैसे बीमारी में सक्षम है और अच्छा काम करता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो एलोपैथी का जो हम लोग मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी देखे थे, है ना, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज था, है ना, जो कि थेरापीज, जैसे स्पीच थेरापी, ऑक्यूपेशनल थेरापी, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इमोशनल बैलेंस, है ना, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों में ये अटेंशन डेफिसिट और फॉरसेकंड फीलिंग जो है वो बहुत प्रीडोमिनेट करता है। तो इस तरह के बच्चों में अगर उसको इमोशनली सपोर्ट किया जाए, है ना, अगर कोई ड्रग टॉक्सिसिटी अगर का हिस्ट्री है ना, जैसे हम लोग अभी वेलपोरेट का देख रहे थे कि वो भी एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है ऑटिज्म और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के लिए, वहाँ डिटॉक्सिफिकेशन की भी बात आनी चाहिए। और साथ साथ जो स्पीच थेरापी और बिहेवियरल थेरापीज की बात कर रहे थे, इसको अगर इंटीग्रेट किया जाए होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ में, है ना, जो कि जिसमें कि कहीं पे भी कोई और मेडिसिन का इंटीग्रेट और ये इनपुट की बात नहीं है, केवल होम्योपैथी और सपोर्ट थेरापीज के साथ में हम लोग बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट्स जो है वो बच्चों में हम लोग देख सकते हैं। चैलेंजेस अगर हम लोग इसकी इस तरह के अप्रोच की बात करें, तो सबसे बड़ा चैलेंज है कि RCTs जो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स होने चाहिए, जितने होने चाहिए उतने नहीं है, खास करके भारत जैसे बड़े देश में। और सबसे बड़ी बात है कि होम्योपैथी में शायद इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे विश्व में शायद कहीं नहीं होगा। तो यहाँ पे जितने RCTs किसी भी बीमारी को लेके, केवल ऑटिज्म और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की बात नहीं कर रहे हैं, तो बाकी सारी बीमारियों में जितने RCTs होने चाहिए, तो ये एक सबसे बड़ा अभाव है हमारी होम्योपैथी में कि रिसर्च आर्टिकल्स जो हैं और उतने नहीं है जितने कि होने चाहिए, है ना। जितना हम लोग काम कर रहे हैं उतना वो क्या कहते हैं कि सबके सामने आ नहीं पा रहा है। और दूसरा चीज है जो वेरिएबिलिटी है ना, हमारे और आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग में, और वो हम लोग कैसे स्ट्रीमलाइन कर पाए, कैसे हम लोग उसको ये क्या कहते हैं, समांतर सोच के साथ में एक दवा की ओर, एकल दवा की ओर सोच सकें, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है ना। तो एक स्टैंडर्डाइज्ड जो थेरापी आउटकम मेजरमेंट जो है, ये एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज है, जो जिसका कि अभाव जो है ऑटिज्म और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के मैनेजमेंट में इसका अभाव दिखता है। तो इस इन अभाव को की भी बात करेंगे। अब आगे हम लोग पेरेंट्स और प्रैक्टिशनर्स के रोल की बात करते हैं। तो पेरेंट्स का जो रोल है ना, खास करके डॉक्यूमेंटेशंस और जो जो फीडबैक फॉर्म है, जो रेटिंग स्केल्स हैं, है ना, उसको अच्छी तरह से भरेंगे, ईमानदारी पूर्वक भरेंगे, ताकि क्या कहते हैं कि आउटकम को हम लोग मेजर कर सके कि वाकई में फायदा हो रहा है कि नहीं है। और पॉली फार्मेसी तो निश्चित तौर पे अवॉइड करना चाहिए, ताकि असेसमेंट जो है वो प्रॉपर हो सके। अभी एक केस हमारी OPD का है, BTS गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज की OPD का एक केस है ना। हम लोग चर्चा भी किए थे कि वहाँ ऑटिज्म का एक यूनिट चलाते हैं। तो वहाँ 2 साल के एक बच्चे का एक केस मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ, है ना। ये 2 साल का बच्चा 9/5/2024 को, पिछले साल, है ना, मई में इसके पेरेंट्स जो है वो लेकर के आए थे। और कंप्लेन जो था वो लैक ऑफ आई कांटेक्ट था, इवन पेरेंट्स के साथ भी ये क्या कहता है, आई कांटेक्ट नहीं था। यहाँ पे भी वही केस था, पेरेंट्स जो दोनों पेरेंट्स जो है वर्किंग पेरेंट्स थे, और बच्चे में अवर्सन टू आंसरिंग था, ना कुछ भी पूछा जाए तो शायद बोलता नहीं था, ना अटेंशन बिल्कुल ही ना के बराबर था, ना माइलस्टोन्स उसके सारे समय पर थे, वॉकिंग, टीथिंग, स्पीकिंग, ये सब समय पर था। लेकिन इसके बावजूद भी ये प्रॉब्लम जो है वो पेरेंट जो है वो रिपोर्ट कर रहे थे कि ये बार बार
इस तरह का बिहेवियर जो है वो करता है। सो इंटरेक्शंस में बहुत प्रॉब्लम है, सोशली किसी से मिलता नहीं है, अकेले अपने आप में रहता है ना। और जब अकेले रहता है तो बहुत ही रेस्टलेस है ना, दौड़ दौड़ के निकल जाना चाहता है कहीं पे, भाग जाना चाहता है ना। और ट्रैवलिंग इसको अच्छा लगता है ना, अपने पिता के साथ में बाइक में उसको घूमना अच्छा लगता है। और एक और चीज था, अपने जेनाइटल्स को है ना, जेनाइटल्स को पे बार बार हाथ ले जाता था उसको, वहाँ पे हैंडलिंग द जेनाइटल्स जो हमारा रूब्रिक्स है वहाँ पे वो भी इस पे अप्लाई होता है। और अपने सर को पीछे बार बार ठोकता था ना, और दीवार को चाटने की आदत थी ना, जो इनडाइजेस्टिबल थिंग्स जो हम लोग बोलते हैं, तो दीवार को चाटने की आदत थी। तो ये कुल मिलाकर के ये जो पेशेंट का ये हमारे पास है ना। इसके स्टार्टिंग टाइम का कोई वीडियोस हमारे पास नहीं है, लेकिन बाद का तो वीडियोस है जो हम आप कोशिश करेंगे कि समय अगर परमिट करता है तो वो हम आपको दिखाएंगे। मगर जब जो केस का जो एनालिसिस की बात आती है, तो इंट्रा यूटेराइन हिस्ट्री में भी हम लोग इसका जो प्रॉब्लम्स है उसको डिस्कस करेंगे ना। थर्ड ये थर्ड ये क्या कहते हैं कि प्रेगनेंसी था है ना, 2 अबॉर्शंस थे और फर्स्ट लाइव बर्थ था ना। पहला लाइव बर्थ था अपने माँ बाप का है ना, लेकिन इसके पहले इसकी माँ को 2 अबॉर्शंस भी हुए थे है ना। तो ये एक फुल टर्म डिलीवरी था, लेकिन सिजेरियन सेक्शन से हुआ था है ना। अर्ली 2 अबॉर्शन हुए हैं इसकी माँ को, और रीजन बताया गया था कि ट्विस्टेड कॉर्ड है ना, जो कॉर्ड है वो ट्विस्ट कर गया था, इसकी वजह से ये जो फीटस है वो अबॉर्ट कर गया। प्रेगनेंसी के समय माँ में स्ट्रेस का भी कारण बताया गया, क्योंकि पिछले 2 अबॉर्शन को लेकर के उसकी सास जो है उसको ये ताना ताना देती थी है ना, उसको उसकी इस चीज का भी स्ट्रेस था। और इस प्रेगनेंसी के दौरान उसकी बड़ी बहन का देहांत भी हो गया था, तो उसका भी एक ग्रीफ था वहाँ पे। तो इंट्रायूटेराइन हिस्ट्री में उसकी माँ को ये सब प्रॉब्लम्स रहे हैं, ये हम लोगों ने क्या कहते हैं कि केस टेकिंग के दौरान निकाला। फैमिली हिस्ट्री में क्या कहते हैं कि फादर तो ठीक थे, मदर को हाइपोथायराइडिज्म था, उसके लिए वो एलोपैथिक दवा ले रही थी। मैटरनल ग्रेट ग्रैंडफादर को ना जो ये क्या कहते हैं कि उनको कैंसर का हिस्ट्री था, और ग्रैंडफादर में डायबिटीज मेलाइटिस था है ना। और बाकी जो फिजिकल जनरल्स है उसमें क्या कहते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक था। डिजायर फॉर सॉल्टी थिंग्स था, स्टूल सेटिस्फैक्टरी नहीं था, थोड़ा बहुत कॉन्स्टिपेशन का था है ना, लेकिन यूरिन और पर्सपिरेशन ये सब जो है ये सब नॉर्मल था। ये जो इंडियन स्केल फॉर असेसमेंट ऑफ ऑटिज्म, ये हम अभी चर्चा कर रहे थे कि असेसमेंट कैसे करते हैं प्रोग्रेस को। तो ये जो पहला ये क्या कहते हैं केस टेकिंग के दौरान में जो असेसमेंट किया गया था, तो वहाँ पे जो स्कोर जो है आप यहाँ पे बॉटम ऑफ पेज में आप देख रहे हैं कि 130 जो है ना, इसको मॉडरेट ऑटिज्म के इसमें क्राइटेरिया में रखा जाता है ना। मॉडरेट ऑटिज्म 107 से 153 का जो स्कोर है ना, वो क्या कहते हैं कि रखा गया है। तो अलग अलग क्वेश्चंस हैं ना, कुल मिला के 40 क्वेश्चंस यहाँ पे रखे गए हैं ना। कॉग्निटिव और रेसिप्रोसिटी को लेकर के अलग अलग स्ट्रेस का जो रिस्पांस है ना, जो सबसे पहला जो उसका मेजर कंप्लेंट था हैज पुअर आई कांटेक्ट, तो इसमें ऑलमोस्ट इसमें स्कोर उसको 5 दिया गया है ना, क्योंकि ये लगभग पेरेंट का ये मेन कंप्लेंट था कि ये जो है बच्चा जो है वो आंख मिला के हम लोग से भी, मतलब जिसके साथ बहुत फ्रेंडली है, अपने माता पिता के साथ बहुत फ्रेंडली है, फिर भी वहां पे आंख मिला करके बात नहीं करता है ना। तो ये इस तरह से कुल मिलाकर के इसका जो टोटलिटी आया वो 130 का आया ना, इंडियन स्केल फॉर असेसमेंट ऑफ ऑटिज्म। तो इसको मॉडरेट ऑटिज्म का ये हम लोग डायग्नोस किए इस आधार पर। जो रिपोर्ट्रियल एनालिसिस था ना, वहाँ पे क्या कहते हैं कि ये जो रूब्रिक्स लिया गया है, आंसरिंग अवर्सन टू आंसर, कंसंट्रेशन डिफिकल्ट इन चिल्ड्रन, रेस्टलेसनेस इन चिल्ड्रन, स्ट्राइकिंग हिमसेल्फ, एनर्जी एक्सेस ऑफ चिल्ड्रन इन फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैंसर एंड फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस। तो फास्फोरस जो है वो टोटल को कवर करा था है ना। स्ट्राइकिंग हिमसेल्फ में कार्सिनोसिन नहीं है ना, बाकी सारे रूब्रिक्स में कार्सिनोसिन है। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने पहला दवा जो इस बच्चे को चलाया था, वो कार्सिनोसिन 1 mg चलाया था है ना। 2 बार, 1 महीने में 2 बार चलाया था। उसके बाद फिर उसका जो फॉलोअप जो रिपोर्ट्स है वो आप लोगों के सामने में। तो पहला जो रिपोर्ट आया था ये क्या कहते हैं 2 महीने बाद 16/8/2024 को, पुअर आई कांटेक्ट अभी भी है मेंटेन्ड है, रेस्टलेसनेस में सुधार था, और जेनाइटल हैंडलिंग में रिलीफ था है ना। लेकिन उसको क्या कहते हैं कि और इंटरैक्ट भी बच्चों से कर रहा था। यहाँ पे फास्फोरस 1 mg चलाया गया, और फिर जो नेक्स्ट फॉलोअप है फिर 2 महीने बाद जो रिपोर्टिंग हुई है उसमें पेशेंट जो है आई कांटेक्ट इंक्रीज किया है और रेस्टलेसनेस भी बेटर था, तो वहाँ प्लेसिबो चलाया गया। फिर अगले महीने
20/11/2024 को है ना बच्चा जो है वो फिर से थोड़ा सा दरवाजा को पटकना, है ना, जमीन पे लेटना, अचानक रोना, अचानक हंसना ना, तो यहाँ पे दोबारा इसको फास्फोरस 1M रिपीट किया गया 15/1/2025 को ना। इन चीजों में इम्प्रूवमेंट दिखता है ना, उसको बच्चा जो है वो खुश भी दिखता है और इम्प्रूवमेंट है, लिकिंग ऑफ वॉल्स जो है, होल्डिंग ऑफ जेनाइटल्स, ये सब में इम्प्रूवमेंट दिखता है। प्लेसिबो पे कंटिन्यू किया गया। 28/2 को भी पेशेंट जो है वो सभी चीजों में लगभग बेटर है ना। एक दो शब्द भी बोलता है, दीदी, पापा, इस तरह के शब्द भी बोलने लगा ना। इसका भी रिपोर्टिंग है, तो वहाँ पे फिर प्लेसिबो ही ये चलाया गया। 10/3/2025 को फिर से अपना सर पटकना, है ना, ये क्या कहते हैं, कपड़ों को चबाना या फिर आंख को बहुत ज्यादा ब्लिंक करना, ये सब सिम्टम्स पेरेंट्स रिपोर्ट किए। तो एक बार फिर 1M फास्फोरस जो है वो रिपीट किया गया। और उसके बाद फिर अभी तक वो कंटिन्यूस जो है बच्चा, ये क्या कहते हैं कि प्लासिबो पर है। और इसमें बहुत ही क्या कहते हैं कि चेंजेस जो है बेटर की तरफ जा रहे हैं। तो इस तरह के जो और बहुत सारे केसेस हम लोगों के ओपीडी में ये क्या कहते हैं देखा जाता है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि होम्योपैथी, और हम लोग होम्योपैथी की जगह कहाँ बना सकते हैं ऑटिज्म और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में। तो होम्योपैथी का जो इंक्लूजन है इस तरह के बीमारियों में, एक मल्टी डिसिप्लिनरी ऑटिज्म केयर सेंटर्स अगर हों तो वहाँ पे होम्योपैथी को इंक्लूड किया जा सकता है। गवर्नमेंट का जो सपोर्टेड क्लिनिकल ट्रायल्स है ना, क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल्स होना बहुत जरूरी है। केवल एक केस में हम दिखा करके ये नहीं कह सकते कि होम्योपैथी ऑटिज्म में काम करता है। ये हमारा विज्ञान का समाज इसको नहीं मानेगा, हमारा रिसर्च का समाज इसको नहीं मानेगा, है ना। तो क्लिनिकल ट्रायल्स बहुत ही आवश्यक हैं ना, इस पे हमेशा जोर देने की आवश्यकता है। और ये क्या कहते हैं कि स्पेशल ब्रांचेस होने चाहिए और स्पेशलाइज्ड होम्योपैथ होने चाहिए ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को लेकर के। सो ऑटिज्म एक लाइफ लॉन्ग कंडीशन है, मगर मैं कहता हूँ कि होपलेस नहीं है। होपलेस नहीं होने की जरूरत है ना। क्यों होपलेस होने की जरूरत नहीं? क्योंकि शायद एलोपैथी कहता है कि ये एक लाइफ लॉन्ग कंडीशन है, लेकिन हम लोग बहुत इंप्रूवमेंट हम लोगों ने बच्चों में देखा है ना। और एक मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, जो कि जो अर्लियर मिसअंडरस्टैंडिंग से लेकर के अभी जो नया मॉडर्न न्यूरो डाइवर्सिटी का अंडरस्टैंडिंग है, ये बहुत सारे नया दरवाजा खोल रहा है हमारे लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज का रास्ता बना रहा है। क्योंकि न्यूरोलॉजिकल बीमारियों में होम्योपैथी का क्या कहते हैं कि सफलता वो निश्चित तौर पे बहुत अधिक है। सो क्योर शायद ना हो, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है और जो इमोशनल सपोर्ट है और वहाँ पे होम्योपैथी की इंटीग्रेशन की जो बात है, वो निश्चित तौर पे ये दिखाई जा सकती है। ये कुछ ये क्या कहते हैं आर्टिकल्स और पेपर्स हैं जो कि हम लोगों ने ये आपके इसमें शेयर किया था। सो ऑटिज्म एक ट्रेजेडी नहीं है। ऑटिज्म जो है, इट इज लाइक रनिंग आउट ऑफ अ बेकन इज ट्रेजेडी। Secondly, autism is not a disability, it is a different ability. So, very thank you to all. And I think I have got the opportunity to show this video also, to share this video also of this patient to all of you. And in the meantime, if you have any question, now you can please share with me. तो या डॉक्टर अमित ने बहुत ही ये जो डिटेल्ड the patient has that, this is स्ट्रक्चर the child दिखाया and he has ऑटिज्म का। started counting, and I have started counting कि how many times the तो ये आई कांटेक्ट भी है, काउंटिंग भी है। शुरुआत का तो वीडियो हम लोगों के पास नहीं है ना, लेकिन जो बाद के जो वीडियोस उसके पेरेंट्स ने हमें भेजे हैं ना, तो वो यहाँ बहुत ही अच्छा सेशन रहा डॉक्टर अमित साहनी का, और ऑटिज्म का जो केस उन्होंने प्रेजेंट किया और जिस तरह से उन्होंने कहा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में और ऐसे डिसऑर्डर्स जो एलोपैथी द्वारा अनक्योरेबल लेबल्ड हैं, उसमें होम्योपैथी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है, ये इस बात का प्रमाण है। और जो भी ये इस तरह के ऑटिज्म है, एडीएचडी है, या फिर ऐसी मेंटल डिसेबिलिटीज हैं या फिजिकल डिसेबिलिटीज हैं जो किसी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की वजह से आ रही है, जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस है या और भी बीमारियां हैं, ऑब्वियसली क्योंकि होम्योपैथी इम्यून सिस्टम पे और नर्वस सिस्टम पे एक्ट करती है, तो एक एक नया आयाम खोल देती है, एक नई अपॉर्चुनिटी खोलती है इन तरह के पेशेंट्स के लिए। ऑब्वियसली हार्ड वर्क और बहुत पेशेंस चाहिए होता है, लेकिन
अगर हम मेहनत करें और हम अपना डॉक्टर हेनमैन के प्रिंसिपल्स पे चले तो हमें रिजल्ट जरूर मिल सकता है। तो इसी उसके साथ में धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर अमित साहनी का आज के सेशन के लिए। थैंक यू मैम। और आज का जो हमारा हिंदी सेशन है उसका टाइम ओवर हो गया है, और इंग्लिश सेशन के लिए मैं हैंड ओवर करती हूँ डॉक्टर बिंदु राज को। धन्यवाद।